हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा लोहान और आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज का जो मेरा विषय है, सीधे सीधे मैं वही उसी पे आ जाती हूँ कि जो आज का मेरा विषय है आपका डीएलएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है, संज्ञान अधिगम और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। तो इसके हम आज करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको देखिए और समझिए, क्योंकि जो शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं, वो इतनी लंबी और ऐसे टाइप चीज़ें जो उबाऊ होती है वो हमें समझ नहीं आती है। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी न खींचते हुए मैं सिर्फ आपको हाईलाइटेड क्वेश्चंस के आंसर ही दिखाऊंगी, और अगर उसमें से आपको और भी ज़्यादा मतलब ये लगता है डिटेल्ड अगर कुछ होना चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, मैं मेरी स्टार्टिंग कहाँ से कर रही हूँ, लघु उत्तरात्मक प्रश्न से कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है। तो अधिगम का जब अभिप्राय पूछा जाता है तो उसमें हम छोटी सी परिभाषा देने के बाद जो है किसी के भी द्वारा कही गई कोटेशंस हैं वो ही उसमें सिर्फ लिखते हैं। देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ी सी जो इसकी परिभाषा है उसमें जो मुख्य बिंदु है मैंने वो हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसमें क्या है कि जो मैंने कुछ दो जो कोटेशन है उन कोटेशन को भी यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप इसको देखकर लर्न कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए मेरा, व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है। व्यवहारवाद क्या है, तो वेरी शॉर्ट में बताना है तो यहाँ देखिए, व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना व्यवहारवाद कहलाता है, या व्यवहारवाद एक आवृत्ति या दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अब व्यवहारवाद की जो आगे बात है कि किस तरह से क्या होता है, ये व्यवहारवाद जो है मनोविज्ञान का एक ऐसा उपागम है जो निरीक्षण योग्य और मापन योग्य व्यवहार पर बल देता है। अगर इसमें आप और भी ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ना कि मन का विज्ञान, ये तो जैसे आप जानते ही हैं। तो इसमें जो हाईलाइटेड है वो आप कर सकते हैं, अलग भी आप निकाल सकते हैं, वो आपकी खुद की इच्छा है। थर्ड देखिए, इसमें प्राचीन अनुबंधन से आपका क्या अभिप्राय है। प्राचीन अनुबंधन का क्या मतलब है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उद्दीपनों को किसी अनुक्रिया के साथ जोड़ना, या तटस्थ उद्दीपन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उद्दीपन की उपस्थिति के बिना वो दोनों तत्व जो है अनुबंधित उद्दीपन या अनुबंधित अनुक्रिया का रूप लिया जाता है। यानी इसमें CS और CR का जो है प्राचीन जो अनुबंधन है इसको माना जाता है। जैसे जेम्स ड्रीवर ने क्या कहा है, अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजना वस्तु या परिस्थिति के द्वारा अनुक्रिया होती है। यानी कि किसी भी वस्तु या परिस्थिति है या किसी फीलिंग को भांप कर अगर हम में कोई चेंज आता है, कोई हम अनुक्रिया करते हैं तो उसको ही अनुबंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सक्रिय अनुबंधन क्या होता है। सक्रिय अनुबंधन क्या होता है, जिसमें सीखने वाला व्यक्ति खुद से एक्टिव रहता है, उसको कोई किसी भी वातावरण में कार्यशील हो जाने की जो है इच्छा शक्ति होती है। अनुबंधन उसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति करता है, यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर और किसी भी व्यवहार को सीखता है। जैसे स्किनर ने बॉक्स में चूहा छोड़ा था और जैसे जैसे चूहा घूमता है उसका पैर लीवर पर पड़ता है और वहाँ जो बॉक्स है वो या तो खाना आता है इसमें या वो खुल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उसके लिए जो उद्दीपन क्या है, वहाँ पे उद्दीपन उसके लिए डाला गया था लीवर। नेक्स्ट देखिए, अनुबंधन से क्या अभिप्राय है। अनुबंधन क्या होता है, यह है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होते हैं, ये स्थापित भी होते हैं और विकसित भी होते हैं, शरीर विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रकार के व्यवहार सीखना हो उस प्रकार का जो उद्दीपन है उस व्यक्ति के सामने बार बार उसकी अनुक्रिया यानी कि रिएक्शन बार बार किए जाते हैं। अनुक्रिया के रूप में होने वाले उस व्यवहार में उद्दीपन से या उससे संबंध अन्य कारक से अनुबंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अनुबंधित अनुक्रिया की विशेषताएं क्या है कि यह केवल संबंध उद्दीपन से ही पैदा होती है। जैसे भूख लगी है तो खाने से ही पैदा होगी, और इसमें कुछ समय बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि जब पेट भर जाता है तो उसका अगर बार बार खाना रखेंगे तो उससे हमारे बार बार लार नहीं आएगी। अस्थायी और अस्थिर होता है। उपयोग के अभाव में अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि जैसे पेट भर जाता है तो उसका उपयोग खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाती है। बच्चों में ज़्यादा इसकी आसानी से इसको स्थापित किया जा सकता है क्योंकि वो सहन शक्ति उनमें कम होती है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अनुबंधन के सिद्धांत क्या है, या अनुबंधन सिद्धांत के दोष बताने हैं कि उच्च विचार और तर्क की प्रक्रिया को समझाने में असफल होता है, सब क्रियाएं समझाने में असफल होता है,
चिंतन की प्रक्रिया का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। तत्परता, पुनरावृत्ति, अभिप्रेरणा या भौतिक परिस्थितियाँ जो इनकी व्याख्या नहीं करता है। इसका अधिगम अस्थायी होता है। बच्चों और पशुओं पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन अनुबंधन के घटक बताने हैं। घटक 2 हैं इसमें, अनानुबंधित उद्दीपक और इससे अलग है इसके अनानुबंधित अनुक्रिया, यानी कि यूएस और यूआर। जब तक कि यूएस नहीं होगा तो उससे यूआर भी पैदा नहीं होगा, यानी कि जब तक खाना नहीं होगा तो लार भी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, संज्ञान क्या होता है। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना, परिस्थिति का बोध होता है या ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसमें 3 कोटि मानी जाती है, संज्ञान, भावबोध, क्रियावृत्ति। संज्ञान क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ पर, यानी माने आप इससे एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, एग्जाम्पल देख सकते हो। किसी भी जीव को रेंगते हुए हमें लगता है कि वो सांप है, तो हमें उसमें भाव पैदा होते हैं, यानी भावबोध पैदा होता है। फिर क्रियावृत्ति क्या करते हैं, हम वहाँ से भागने की तत्परता दिखाते हैं। यदि बालक किसी पारिवारिक, सामाजिक परिस्थिति में के सब पार्श्वों को संज्ञान में समझ लेता है, यानी तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। अब विगोत्सी का सिद्धांत क्या माना जाता है कि बालक जो है खेल के द्वारा ज़्यादा अमूर्त अर्थ को समझ पाता है, जो संसार की वस्तुओं से भिन्न होता है, यानी उसके अर्थ अलग ही होते हैं। विगोत्सी ने सामाजिक नियमों के विकास की भी चर्चा की है। जब बालक घर घर खेलते हुए किसी का भी रूप ले लेते हैं, परिवार का सदस्य बनने की एक्टिंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतःकरण भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, जोनो प्रोक्सिमल विकास क्या, ये भी विगोत्सी का है। इसमें क्या बताया जाता है, इसकी सबसे निम्नतम सीमा है बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना और उसके कौशलों को उभारना। बालक का वास्तविक जो विकास का स्तर है, इसको जीडीपी को इसका नाम भी दिया गया है। विगोत्सी क्या कहता है कि जो बालकों के अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के संबंध में व्याख्या करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट देखिए, संवेदना से क्या अभिप्राय है। संवेदना अंग्रेजी शब्द सेंसेशन से निकला है, जो लैटिन भाषा के सेंसस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है सेंसिज। आइजैक ने क्या कहा है कि संवेदना जो है वो मानसिक प्रक्रम है जो आगे विभाजन योग्य नहीं होता और बाहरी उत्तेजना द्वारा उत्पादित होता है। इसकी तीव्रता उत्तेजना पर निर्भर करती है, इसके गुण ज्ञानेंद्रिय प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि जिस तरह का हमें वातावरण मिलता है उस तरह की हमारी जो है ज्ञानेंद्रिय कार्य करती हैं और वो ही हमें संवेदना उत्पन्न होती है। इसमें से कोई भी आप 2-3 जो है डेफिनेशन से कोटेशन लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें सतत अवधान क्या होता है। सतत अवधान होता है कि जब व्यक्ति किसी भी चीज़ पर ज़्यादा टाइम तक ध्यान केंद्रित करता है और उसमें सतर्कता भी बनाए रखता है, तो उससे जो उसमें रुचि उत्पन्न होती है उसी को हम सतत अवधान कहते हैं। एक इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि विश्व युद्ध में जब राडार पर संकेत उत्पन्न करने थे या उनको संदेश देने थे, तो उसमें जो वहाँ के सोल्जर्स थे उनको उसमें अवधान पैदा हो गया था, यानी कि उनका ध्यान ही नहीं बन रहा था, तो वो संकेतों को, जो राडार पर संकेत आते थे, उसको पहचानने में असफल हो रहे थे। तो इस वजह से इसका सतत अवधान का प्रयोग स्टार्ट हुआ। और ये किसने किया था, मैकवर्थ ने किया था, कि संकेत पहचान के वो कार्य निष्पादन में उत्पन्न कमी का कारण शारीरिक नहीं होता, यानी कि कोई और परिस्थिति होती है जिससे ये अवधान पैदा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्षीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि वातावरण में अनेक वस्तुएं विद्यमान हैं, घटनाएं घटित होती रहती हैं, ज्ञानेंद्रियों का संपर्क इनसे होता रहता है, तो क्या है, संवेदनाओं के स्वरूप को जान लिया जाता है, उद्दीपक का पूर्ण ज्ञान भी है। अब मस्तिष्क के ज्ञानात्मक अनुभव को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यानी कि प्रौढ़ व्यक्तियों का साधारण ज्ञान अर्थ रहित होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को अगर एक बार देख ले तो उससे रिलेटेड वो 100 बातें निकाल लेते हैं। ये उनका क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी भी वस्तु को देखकर हम अपने जो है आइडियाज़ या विचार है, एक्सपीरियंस, उससे रिलेटेड हम बता देते हैं। अब संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर हमें बताना है। संवेदना क्या होती है, साधारण होती है, प्रत्यक्षीकरण एक जटिल होता है। संवेदना पहले होती है, फिर प्रत्यक्षीकरण बाद में होता है, यानी किसी भी चीज़ को हम देख के फील करते हैं, फिर उससे रिलेटेड 100 बातें हमारे माइंड में आ जाती है कि ये तो ऐसी थी वैसी थी। संवेदना के बिना प्रत्यक्षीकरण है संभव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वुडवर्थ ने कहा है कि संवेदना मस्तिष्क की पहली प्रक्रिया होती है, फिर प्रत्यक्षीकरण उसका बाद वाली बात है। प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण हो जाता है लेकिन संवेदना का नहीं हो पाता है। प्रत्यक्षीकरण जो है संवेदना को अर्थ प्रदान करता है
जेम्स क्या कहते हैं कि संवेदना से हमें वस्तुओं का केवल प्राथमिक परिचय मिलता है और प्रत्यक्षीकरण जो है उन वस्तुओं का डिटेल्ड ज्ञान होता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप इनसे देखकर इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चिंतन से क्या अभिप्राय है। चिंतन बहुत ही मतलब डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन है आसान। चिंतन क्या है? एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें अनुमान या बाहरी प्रकट व्यवहार लगाया जा सकता है। शतरंज का खिलाड़ी कई मिनटों तक चाल चलने से पहले चिंतन में तल्लीन रहता है कि किस तरह से क्या करना है। उसकी अगली चाल का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है, किस तरह से वो मूल्यांकन कर रहा है। बाहरी घटनाओं को अधिकतर संकेतों के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इनको संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने का एक अच्छा तरीका क्या है? भाषा। भाषा जो है सांकेतिक व्यवहार द्वारा भी और जो बोलकर वो भी बताई जा सकती है। तो इसका चिंतन में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एक इसमें दो तरीक़ों से इसको, निम्नलिखित तरीक़ों से इसको बताया जा सकता है कि दूसरे लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं या फिर स्वयं अपने आप स्थानों या व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं के बारे में बात करने के लिए खुद से डिस्कशन लगाते हैं। इसी व्यवहार को हम चिंतन कहते हैं। चिंतन एक क्रमबद्ध होता है, यानी कि लगातार ये चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होते हैं। अभिसारी चिंतन से अभिप्राय क्या है कि ये आवश्यकता समस्या समाधान में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान सिर्फ केवल एक ही हो और ये मन सही उत्तर की ओर अभिमुख हो जाता है, यानी कि दिल जो है हमारा उस एक ही आंसर की तरफ जो है कन्वर्ज हो जाता है कि भी यही इसका आंसर होगा। और अपसारी क्या होता है? जिसमें एक समस्या के कई सारे जो है समाधान इंसान है जो सोच सकता है, वो उसमें क्या नवीन और मौलिक विचारों द्वारा सोच सकता है। इसकी विशेषता क्या होती है? जो अपसारी चिंतन, इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें चिंतन प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता पाई जाती है। इसका विस्तारण हो सकता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है, यानी एक ही समस्या के कई सारे समाधान खोज लेना। संपत्ति निर्माण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? संपत्ति निर्माण हम जब करते हैं, हम किसी भी ज्ञान को संगठित और व्यवस्थित करने में हम उसका उपयोग करते हैं। वो बच्चे जो बहुत ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं, वे अपने सामान, पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, इन चीज़ों को अलमारी में रख के सजा कर रखते हैं, जिन्हें प्रातः किसी भी चीज़ को ढूंढना ना पड़े। ऐसे ही हमारे बड़े बूढ़े करते हैं, किसी भी एक चीज़ को सेट करके रख लेते हैं कि भी कल इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी को हम संपत्ति निर्माण कहते हैं।